हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिनी ग्रुप स्टडी के लिए अपनी फ्रेंड आशिका के घर जाती है। जहां आशिका का ध्यान बुक में होता है तो वहीं नंदिनी फोन में मीम्स देखकर जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। उसकी आवाज से परेशान होकर आशिका उसे घूरते हुए चटाक से उसके सर पर जोर से मारकर कहती है, पढ़ ले गधी, पढ़ ले। पेपर में ये मीम्स नहीं आने वाले, किताबों में ध्यान लगा ले। ठीक है, 15 मिनट रील देखूंगी फिर पढ़ूंगी। हाँ, यहाँ ग्रुप स्टडी के नाम पर तू तो रील्स ही देखने आई है। इससे अच्छा तो तू यहाँ आती ही नहीं। पढ़ लेंगे यार, पेपर अगले साल है वैसे भी। हाँ, तो नया साल कोई कोसों दूर नहीं है। अगले साल को आने में सिर्फ 1 महीना बचा है और ये उम्मीद मत लगाइयो कि बिना पढ़े तेरी नैया पार लग जाएगी। नहीं यार, नए साल पर मैं पुरानी कोई उम्मीद लेकर नहीं चलूंगी। नया साल आ रहा है तो मेरी उम्मीदें भी नई होंगी। अच्छा, तो क्या नई उम्मीद है तेरी? अब तुझे मेरी बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। पढ़ लेना, पेपर आ रहे हैं। आशिका उसकी बात सुनकर फिर से उसके कंधे पर एक जोर का मुक्का मारती है। तभी आशिका की माँ दोनों के लिए वहाँ चाय लेकर आती है तो दोनों पढ़ने की एक्टिंग करने लगती है। कुछ देर में नंदिनी अपने घर वापस आ जाती है तो हॉल में बैठा उसका भाई नितिन कहता है, लो माँ, आ गई आपकी पढ़ाकू बेटी पढ़कर। अरे इसका पढ़ना न पढ़ना एक ही बराबर है। नंदिनी मैगी बनाई है, मुंह हाथ धोकर खा ले। क्या माँ, फिर वही मैगी उबाल कर रख दिया आपने? हाँ, तो शाम के नाश्ते के लिए भी पकवान तल कर रख दूं क्या? आप तो मेरी बात समझती ही नहीं हो। खैर छोड़ो, इस साल तो मैगी खा लेती हूँ, लेकिन नए साल में आप शाम के नाश्ते में कुछ नया बनाओगी, इस बात की उम्मीद करती हूँ मैं आपसे। क्यों, नए साल पे ये उम्मीदें माँ से क्यों? अगले साल कोई नया नूडल आ रहा है क्या मैगी की जगह? नहीं पगले, बस नए साल पर मैं नई उम्मीदों को साथ लेकर चलना चाहती हूँ और मुझे तुझसे भी उम्मीद है। मुझसे क्या? यही कि नया साल आने पर तो नल्ला नहीं रहेगा, कोई ना कोई जॉब तो करने ही लगेगा। मेरी उम्मीदों पर ना खरा उतरियो भाई, समझा? अच्छा, फिर मेरी भी सुन। वो मेरी मैगी कहाँ रखी है माँ? रसोई में है, मैं ले लेती हूँ। अरे ओ रुक, सुनकर जा पागल। नितिन बोलता रह जाता है और नंदिनी झट से रसोई की तरफ चली जाती है। नंदिनी एक मस्त और खुश मिजाज लड़की थी और हर लड़की से अलग उसका दिमाग पढ़ने के वक्त घिस घिस कर चलता था। साल का आखिरी महीना चल रहा था और नंदिनी ठान चुकी थी वो नए साल पर नई उम्मीदों को साथ लेकर ही चलेगी और आने वाले नए साल में नई नई चीजें ट्राई करेगी। नंदिनी के वैसे तो बहुत दोस्त थे, लेकिन अब तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। एक रोज वो अपने कमरे की सफाई करते हुए टीवी पर तेज आवाज में रोमांटिक गाने सुन रही थी। तभी उसकी माँ अपने कान बंद किए वहाँ आती है और रिमोट से टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए चिल्ला कर कहती है, अरे बहरी हो गई है क्या जो इतनी तेज आवाज करके गाने सुन रही है? थोड़ी शांति बनाए रख। गाने की तेज वॉल्यूम से ज्यादा तो आप चिल्ला रही हो। और कितना मस्त गाना बज रहा था, GFBF वाला। ये फालतू के गाने मत सुना कर, इनमें ना सुर होता है ना ताल। माँ, मेरी उम्र की लड़कियां ना इससे भी ज्यादा रोमांटिक गाने सुनती हैं, इसलिए तो उनके बॉयफ्रेंड भी है और मैं अब तक सिंगल हूँ। देखना, इस नए साल पर मुझे भी मेरा बॉयफ्रेंड जरूर मिलेगा। तुझे तेरे खोए हुए मोजे तो दोबारा मिलते नहीं है और नए साल में बॉयफ्रेंड मिलने की उम्मीद लगा रखी है। चप्पल कहाँ है मेरी? माँ मैं तो मजाक कर रही थी। ना, जैसी तेरी जुबान चलती है ना, एक बात तो पक्की है, तू नए साल पर भी चप्पल खाएगी। है कहाँ चप्पल? इससे पहले कि शांति चप्पल लेकर उसे कूटना शुरू करती, नंदिनी कमरे से 9-11 हो जाती है। अगले दिन नंदिनी तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकल रही थी। तभी उसकी नानी घर आती है तो उन्हें देखते ही कहती है, अरे नानी, आप अचानक यहाँ? हाँ मेरी बच्ची, बहुत मन हो रहा था तुम सबको देखने का, तो चली आई देखने। अच्छा बताओ, क्या लाए आप मेरे लिए? क्या लाऊं? तूने कुछ मंगवाया था क्या? तेरी माँ ने तो मुझे बताया नहीं। अरे नानी, नया साल आने को है, मेरे लिए कुछ तो गिफ्ट लाती है आप। कोई नहीं, मुझे अभी देर हो रही है। उम्मीद है कि आप नए साल पर ऐसे खाली हाथ नहीं आएंगी। अच्छा माँ, अंदर है, आप जाओ, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से निकल जाती है और कुछ देर में आशिका के घर पहुंचकर मार्केट घूमने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ उसे एक ज्योतिष की दुकान नजर आती है। तो वो नए साल पर अपना भविष्य जानने की उम्मीद लगाए
आशिका के मना करने के बाद भी वो उस ज्योतिष के पास पहुंच जाती है। सुनिए, क्या आप सच में भविष्य बताते हैं? नहीं नहीं, ये ताम झाम तो मैंने लोगों को भ्रमित करने के लिए लगाया है। ये कैसा मूर्खों वाला सवाल है। देखा, मैंने कहा था ये सब ऐसे ही होते हैं। अरे यार, तो चुप ना, माफ कीजिएगा, ये कुछ भी बोलती है। क्या आप नए साल पर मेरी जिंदगी से जुड़ा कुछ बता सकते हैं? वो क्या है ना, मुझे नए साल से बड़ी उम्मीदें हैं। क्यों नहीं बेटी, अपना दाहिना हाथ आगे करो, देखे तो जरा। ज्योतिष के कहने पर नंदिनी अपना सीधा हाथ उसे दिखाती है। उसके हाथों की रेखाएं देखने के बाद ज्योतिष मुस्कुराते हुए कहता है, वहाँ नए साल में तो तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है बेटी। तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारा राजकुमार मिले। हाँ हाँ हाँ, उम्मीद है मुझे। जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी में किसी का प्रवेश होगा। क्यों फिरकी ले रहे हैं ज्योतिषी? अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा होने के लिए कुछ उपाय जरूरी हैं, उन्हें कर सको तो उम्मीद जरूर पूरी होगी। जैसे? आज से नए साल के पहले दिन तक रोज घी से चिपड़ी रोटी काली गाय को खिलानी होगी। कर पाओ तो जरूर अच्छा होगा। कुछ भी। तो चुप करना। ठीक है, मैं करूँगी, आज से ही चालू करूँगी। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। आशिका नंदिनी की बेवकूफी पर अपना सर पकड़ लेती है और घर जाकर नंदिनी रात का खाना बनाते ही एक रोटी को घी से भरकर काली गाय को खिलाने के लिए घर से निकल पड़ती है। नया साल आने में बस एक हफ्ता बाकी था। वो रोज गाय को घी की रोटी खिलाया करती। एक रोज जब नंदिनी रोटी गाय को खिलाने के लिए निकलती है तो शांति भी उसका पीछा करती है और देखती है कि वो रोटी एक गाय की जगह बैल को खिला रही है। तो उसकी माँ उसके सर पर मारते हुए कहती है, अरे ओ मूर्ख, तूने कहा था तुझे काली गाय को रोटी खिलानी है, पर ये तो बैल है नालायक। दोनों में कुछ फर्क होता है क्या? सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी औलाद इतनी मूर्ख होगी। चल घर चल अब। शांति नंदिनी को लेकर घर आती है। समय बीतता है और साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को नंदिनी अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखती है जिसमें कुछ पड़ोसी और उसके दोस्त आते हैं। तभी एक पड़ोसन शांति से कहती है, और शांति बहन, नया साल भी कल आ ही जाएगा, आगे क्या करने का इरादा है नंदिनी का? ये तो भगवान ही जाने। इस नालायक से मुझे तो नए साल में भी कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल सही कहा माँ आपने, इससे कोई उम्मीद लगाना ही बेवकूफी है। उसकी बात सुनकर नंदिनी का मुंह बन जाता है। तभी आशिका उससे कहती है, क्या हुआ? तू नए साल में सबसे कोई ना कोई उम्मीद लगा कर बैठी है, यहाँ तक कि भगवान से भी। पर तेरे घर वालों को ही तुझसे कोई उम्मीद नहीं है। तू कहना क्या चाहती है? उम्मीद लगाना गलत है? बिल्कुल नहीं, उम्मीद लगाना गलत नहीं है, लेकिन उम्मीद औरों से नहीं, खुद से लगा कि नए साल में तू कुछ ऐसा नया करेगी कि तेरे घर वाले भी तुझसे कुछ उम्मीद रख सके और तू उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। आशिका की बात सुनकर नंदिनी के दिमाग की बत्ती जलती है और अगले दिन यानी नए साल की सुबह से ही नंदिनी बाकियों से उम्मीद छोड़कर खुद से उम्मीद लगाती है कि जिंदगी में वो कुछ बेहतर करके ही दम लेगी और उसके लिए जिम्मेदार होकर काम करना भी शुरू करती है। श्याम गीतांजलि नाम की एक औरत के यहाँ माली का काम करता था। गीतांजलि बहुत ही अमीर और पैसे वाली औरत थी। उसके राम, गोपाल और अमित नाम के 3 सौतेले बेटे थे। वहीं दूसरी तरफ श्याम की मनीषा, निशा और धानी नाम की 3 बेटियां थी, लेकिन तीनों ही दिव्यांग थी। मनीषा अंधी थी, निशा बहरी थी और धानी गूंगी थी। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ श्याम की लड़की भी शादी के लायक हो गई थी। उसको दिन रात बस एक ही चिंता लगी रहती कि उसकी बेटियों को कौन उनकी कमी के साथ अपनाएगा, जिसके चलते वो हमेशा परेशान रहा करता। एक दिन श्याम बगीचे में पौधों को पानी दे रहा होता है और परेशानी के चलते वो पानी पौधों की जगह जमीन में डालने लगता है, जिसे देखकर गीतांजलि उसके पास आकर कहती है, क्या बात है श्याम, तुम इतने परेशान क्यों हो? परेशान नहीं मालकिन, मैं क्यों परेशान रहूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम परेशान नहीं हो तो पौधों को पानी देने की जगह जमीन को पानी क्यों दे रहे हो? अरे माफ करिए मालकिन, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं भी तो यही कह रही हूँ, तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम काम तो यहाँ कर रहे हो लेकिन तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। आज से पहले तुमने अपने काम के प्रति कभी इतनी लापरवाही नहीं दिखाई।
माफ करिए मालकिन, आगे से नहीं होगा। नहीं, पहले तुम अपना काम छोड़ो और बताओ कि तुम परेशान क्यों हो। गीतांजलि के बार बार पूछने पर भी श्याम अपनी बेटियों के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद गीतांजलि सोच में पड़ जाती है और मन में सोचते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो मेरी लॉटरी लग गई। अगर मैं अपने तीनों सौतेलों बेटों की शादी इनके 3 लड़कियों से कर दूं, तो उम्र भर के लिए मैं ही इस घर की मालकिन रहूंगी। और इसके पिताजी की वसीयत के हिसाब से जो कुछ भी है सब मेरे सौतेले बेटों की पत्नियों के नाम है। अगर इसकी बेटियां मेरे घर आ गई तो मुझे उन सबसे कुछ अपने नाम करवाने में समय नहीं लगेगा और सब कुछ मेरा हो जाएगा, वरना कोई ठीक ठाक आ गई तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। गीतांजलि ये सब सोच ही रही होती है कि तभी श्याम उससे कहता है, क्या हुआ मालकिन, आप कहाँ खो गई मेरी बात सुन के? कुछ नहीं, बस तुम्हारी परेशानी के बारे में सोच रही थी। क्या करे मालकिन, सब किस्मत का ही खेल है। शाम, किस्मत तो आपकी और आपकी बेटियों की चमक गई है, समझो। मैं कुछ समझा नहीं, अब क्या कहना चाहती है मालकिन? यही कि मैं तुम्हारी 3 बेटियों की शादी अपने तीनों बेटों के साथ करवाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें आज के बाद अपनी बेटियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? आपके बेटे मानेंगे इस शादी के लिए? नहीं श्याम, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और तुम मेरे बेटों की चिंता मत करो। वो कलयुग के राम हैं। मैं उनको जो भी कहूँगी वो उनको सही मान लेंगे। गीतांजलि अपने फायदे के लिए अपने तीनों सौतेले बेटों की शादी श्याम की 3 बेटियों मनीषा, निशा और धानी से करवा देती है और श्याम की अंधी, गूंगी और बहरी तीनों लड़कियों को अपने घर की बहू बना कर ले आती है और कुछ दिनों बाद ही अपने तीनों बेटों को काम के चक्कर में बाहर भेज देती है। अपनी सास की साजिश से अनजान तीनों अपनी शादी से बहुत खुश थी और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही थी। ऐसे ही समय बीतता है और गीतांजलि अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी मनीषा, धानी और निशा घूंघट लेकर उसके पास आती है और कहती है, माँ जी, हमें आए इतना समय हो गया, आपने अभी तक हमारी मुंह दिखाई नहीं की। हम सभी चाहते हैं कि और बहुओं की तरह हमारी भी मुंह दिखाई हो। सभी बहुओं की तरह अगर तुम होती तभी तो मैं सबकी मुंह दिखाई करूं। अरे बहू, तू चिंता क्यों करती है? मुझे थोड़ा समय दो, फिर देखना मैं तुम्हारी मुंह दिखाई कितनी धूमधाम से करवाती हूँ। जी माँ जी, आप सच बोल रही हैं। हाँ बहू, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मुझे 3 बहुएं मिली हैं। मैं उनकी मुंह दिखाई क्यों नहीं करवाऊंगी? जरूर करवाऊंगी। बस कर बहू, तू बोलने की कोशिश मत कर। मुझे पता है तू मेरी बात सुनकर बहुत खुश है। रहने दे बहू, मुझे लगता है मुंह दिखाई की बात सुनकर तू भूल गई कि तू बोल नहीं सकती। ये देखो, अब इसको भी जानना है हम क्या बातें कर रहे हैं। अरे बहू, ये तेरे इशारे किसी को समझ नहीं आने वाले, तो तू बंदरों की तरह अपने हाथ पैर हिलाना बंद कर, समझी? ठीक है माँ जी, हम लोग जाते हैं, आप आराम कीजिए। ठीक है बहू, और हाँ, ध्यान रहे कि तुम्हारा ये घूंघट हटने ना पाए जब तक कि तुम्हारी मुंह दिखाई ना हो जाए। तुम सब अपना मुंह घूंघट से ढक कर ही रखना। जी माँ जी, आप चिंता ना करें, हम ध्यान रखेंगे कि हमारा घूंघट ना गिरे। ठीक है बहू, अब तू जा। चलो, घर में कोई बहू तो ऐसी है जो मेरी बातों का जवाब दे। निशा बहू सुन नहीं सकती तो बोलेगी क्या? धानी बहू बोल ही नहीं सकती तो जवाब क्या देगी? तुम सब अब जाओ यहाँ से और मुझे आराम करने दो। हाँ, मेरे लिए 1 कप चाय जरूर भिजवा देना। जी माँ जी। इतना कहकर तीनों एक दूसरे को संभालते हुए कमरे से चली जाती हैं और अपने घर के कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। तभी एक रोज गीतांजलि की सहेली माधुरी उसके घर आती है और उसके घर में 3 घूंघट वाली औरतों को देखकर माधुरी उनके पास जाकर उनसे कहती है, कौन हो तुम? देखने में तो तीनों नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही हो, लेकिन हो कौन? आंटी जी, आप कौन हैं और हमारे घर में क्या कर रही हैं? तुम कौन हो? जरा अपनी शक्ल तो दिखाओ, जो मेरी ही सहेली के घर में खड़ी होकर मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। माधुरी गीतांजलि की तीनों बहुओं से बातें कर ही रही थी कि तभी गीतांजलि अपने कमरे से नीचे आती है और अपनी सहेली माधुरी को देखकर कहती है, तू कब आई और तू इन तीनों से क्या बात करने में लगी थी? अरे बहुत दिन हो गए थे, तुझसे मिली नहीं थी तो सोचा तुझसे मिल आऊं, तो देखा ये 3 औरतें घूंघट में खड़ी थी। कौन है ये? ये तीनों मेरी बहुएं हैं। इनकी शादी में तू अपने मायके में बैठी थी तो तुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, सही कहा। चल हम दोनों कमरे में बैठकर बातें करते हैं। बहू, मेरे कमरे में जल्दी से 2 कप चाय भिजवा दियो। इतना कहकर गीतांजलि अपनी सहेलियों को लेकर अपने कमरे में चली जाती है
और बातें करने लगती है। कुछ देर बाद उसकी तीनों बहुओं में से उसकी गूंगी बहू धानी उनके लिए चाय लेकर कमरे की तरफ आ रही होती है कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है, जिसे देखकर और उसके दर्द के करहाने की आवाज सुनकर उसकी बाकी की दो बहनें मनीषा और मीशा भी वहाँ आती हैं और अपनी सास को कहते हुए सुन लेती हैं। मैंने अपने सौतेले बेटों की शादी इन गूंगी, बहरी और अंधी लड़कियों से इसलिए करवाई ताकि ये तीनों अपने नाम का सारा पैसा मेरे नाम कर दे। इसलिए मैं इनके साथ अच्छा बनने का दिखावा कर रही हूँ। एक बार सारे पैसे मेरे नाम हो जाए, उसके बाद मैं अपनी इन अंधी, गूंगी और बहरी बहुओं के साथ अपने बेटों को भी घर से बाहर निकाल दूंगी। अपनी सास और उसकी सहेली की सारी बातें सुनने के बाद वो तीनों अंदर आती हैं, जिन्हें देखते ही गीतांजलि डर कर कहती है, बहू तुम सबको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, नौकरों से बोल दिया होता। बस कीजिए माँ जी, हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं कि आपने हम जैसी अंधी, गूंगी और बहरी लड़कियों को इतने बड़े घर की बहू क्यों चुना और आपने हमारे पतियों को भी अपने साथ क्यों रखा। हमें पता है आपने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया है। माँ जी, अगर आप हमें प्यार से बताकर सब कुछ अपने नाम करने को कहती तो हम वो भी कर देते। हमारी छोड़िए, आप अपने बेटों की सोचिए, जिन्होंने आपकी जुबान के लिए हम जैसी दिव्यांग लड़कियों से शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर ली। एक बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा आपसे। आप उन लोगों को घर से निकालने की सोच रही हैं। उनको पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। अपनी बहू की सारी बातें सुनने के बाद गीतांजलि को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी तीनों बहुओं से अपनी गलती की माफी मांगती है और अपने पैसों का लालच छोड़कर अपनी बहुओं को उनकी कमियों के साथ दिल से अपनाती है और खुशी से उनकी मुंह दिखाई भी करवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।